सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो बेटे, आज हम पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। जानेंगे कि संज्ञा क्या है और इसके कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ पंक्तियां पढ़ कर सुनाती हूँ। आप बताना कि इसमें नाम क्या है, स्थान क्या है और वस्तु क्या है, भाव क्या है। तो ये पंक्ति है। मोहन का आज कक्षा में पहला दिन था। कक्षा में प्रवेश करते ही वह कुर्सियों को क्रम से लगाकर बैठ गया। फिर उसके कक्षा अध्यापक श्री नरेश तिवारी जी आए और आकर सभी छात्रों से उनके बारे में पूछा और उन्होंने बताया कि आज हम सब दिल्ली का लाल किला देखने चलेंगे। यह सुनकर सभी छात्र प्रसन्न हो गए। अब इन पंक्ति में हमने पढ़ा मोहन। मोहन एक नाम है किसी बच्चे का। कक्षा स्थान है जहाँ वो बैठ के पढ़ाई कर रहा है। ठीक है। इसे कुर्सी वस्तु है, क्लास में रखी हुई है, वो एक वस्तु है। इसी तरह से नरेश तिवारी ये एक नाम है। ठीक है। दिल्ली एक स्थान का नाम है। लाल किला दिल्ली का एक जगह है। लाल किला वस्तु है। प्रसन्न यानी ये सब खुश हो गए, ये हमारे मन के भाव है। तो इसमें हमने ये जाना कि इसमें नाम है। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। परिभाषा के रूप में हम कहेंगे किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें, सबका कोई ना कोई नाम है। बिना नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। तो हम सीधे शब्दों में यूँ कह सकते हैं किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। अब नाम वो किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है ना, भाव का हो सकता है। जैसे महात्मा गांधी, लाल किला, भारत देश, कोलकाता, मित्रता, क्रोध आदि आप सबके नाम हैं। तो ये सारे नाम हैं और नाम को हम संज्ञा कहते हैं। क्लियर हो गया? अब हम पढ़ेंगे संज्ञा के भेद। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा। अब अभी हमने पढ़ा था कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ आया व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है। व्यक्ति बोलते ही हमारे मन में आता है कि व्यक्ति कोई लोग होगा, किसी आदमी के बारे में किया बात हो रही होगी। लेकिन यहाँ थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध कराने वाले शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे महात्मा गांधी, भारत देश, कुतुब मीनार, गंगा नदी आदि। देखो, आप जितने भी व्यक्ति हैं, जितने भी इंसान हैं, वो विशेष है, खास है। तो ये सारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गए। इसके अलावा किसी विशेष, अब महात्मा गांधी वो एक विशेष व्यक्ति थे। ठीक है। भारत देश, देश तो बहुत सारा, लेकिन भारत देश एक विशेष है। कुतुब मीनार जो एक है, हमने पहले बताया, जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान, किसी भी चीज का बोध कराता है। केवल व्यक्ति ही नहीं, वस्तु भी, स्थान। अगर हम बोलते हैं दिल्ली, ये भी एक विशेष है, विशेष जगह है। गंगा नदी एक विशेष नदी है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम का बोध कराता है, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे देखते हैं दूसरा, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है। अब व्यक्तिवाचक जो एक है, विशेष है, खास है। जाति का मतलब ही होता है समूह, ग्रुप।
जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो वह जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे युवक, सैनिक, पशु, पक्षी, मनुष्य, ईश्वर, शिक्षक, देश आदि। अब इसमें देखो बच्चे, अंतर कैसे करेंगे। अब हम बोले युवक, युवक तो बहुत सारे हैं ना, कोई एक, किसी एक का नाम तो मैंने नहीं रखा। मैंने ये तो नहीं कहा कि मोहन, नहीं कहा ना, युवक बहुत सारे हैं। सैनिक, सैनिक तो बहुत सारे होते हैं हमारे देश में। पशु, किसी एक पशु की बात नहीं हो रही, पशु जाति, पक्षी जाति, मनुष्य, यदि मैं कहूँ मनुष्य तो संपूर्ण मनुष्य आ जाएंगे। और यदि मैं अपना नाम लूँ मीनल, तो मैं एक की बात कर रही हूँ, ठीक है। शिक्षक, शिक्षक कहते हैं तो हमारे जितने सारे शिक्षक हैं आ जाते हैं। और किसी एक शिक्षक का नाम लेती हूँ अगर, तो वो व्यक्तिवाचक आते हैं। देश, अगर हम देश बोले तो बहुत सारे देश हैं, लेकिन यदि हम बोलते हैं कि भारत देश तो व्यक्तिवाचक है। तो इस प्रकार से ये समझिए कि जहाँ संपूर्ण जाति का बोध होता है वो जातिवाचक संज्ञा कहलाता है। आगे हम पढ़ते हैं भाववाचक संज्ञा क्या होता है। अब व्यक्तिवाचक समझ गए, जातिवाचक समझ गए, भाववाचक, भाव यानी जो चीज हम महसूस करते हैं वही भाव होता है। हमारे मन में उठते जो भाव, जिन शब्दों से उनका भाव प्रकट होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे खुशी, ममता, क्रोध, सुंदर, गरम, ठंडा। अब हमें खुशी होती है तो हम महसूस करते हैं ना, हमारा कोई मित्र आ जाता है उसे देख कर बड़े खुश हो जाते हैं, महसूस करते हैं। अभी किसी ने मुझे डांट दिया, अभी आपको किसी बात पे टीचर ही डांट देगा तो आप क्या करोगे, गुस्सा होगा, रोगे, तो ये गुस्सा महसूस करते हो। क्रोध आ जाता है किसी बात पे, किसी गर्म चीज़ को हम छूते हैं तो हाथ जल जाता है, हम गर्मी महसूस करते हैं, हम ठंडी महसूस करते हैं, ठीक है, हम घृणा महसूस करते हैं। तो जो चीज़ हम फील करते हैं वो होता है भाववाचक संज्ञा। अब देखिए, संज्ञा के 3 भेद ही माने गए हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन इसमें भी कुछ मतभेद है, जैसे अंग्रेजी में संज्ञा के 5 भेद माने गए हैं, ठीक है। और हिंदी में भी मतलब कई लोगों का ऐसा मानना है कि संज्ञा के 2 और भेद होते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है एक द्रव्यवाचक और दूसरा समूहवाचक। अब द्रव्यवाचक क्या होता है, जो शब्द द्रव्य अथवा विभिन्न धातुओं का बोध कराता है वो द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाता है। जैसे सोना, चांदी, पीतल, चावल, बाजरा इत्यादि, ये सारे द्रव्यवाचक समान संज्ञा कहलाता है, ठीक है। इसके बाद आता है समुदायवाचक। समुदाय यानी समूह, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, वह शब्द जो किसी समूह का बोध कराता है, किसी ग्रुप का बोध कराता है, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पुलिस, कक्षा, भीड़, मनुष्य आदि। आपने इसको जातिवाचक में पढ़ा, सेम वही चीज़ है समूहवाचक में। तो इस तरह से हिंदी में द्रव्यवाचक और समुदायवाचक दोनों को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही रखा गया है, क्योंकि यह सब एक जैसी वस्तुओं का ही बोध कराते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं कि संज्ञा के 3 भेद हैं, वो है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। व्यक्तिवाचक जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है वह व्यक्तिवाचक होता है। दूसरा जातिवाचक जो किसी जाति विशेष का, जो ग्रुप का, समूह का बोध कराता है वो जातिवाचक होता है। और अंत में भाववाचक जिसे हम महसूस करते हैं, जो किसी भाव का बोध कराता है वो भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी यदि कुछ डाउट है तो अगली क्लास में हम देखेंगे, और अगली क्लास में हम सीखेंगे कि कैसे जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू बेटा, बाय।